जी जी, आप ठीक कह रही हैं बेटा। और सेकंड वाली डायग्राम है हीट डिसिपेशन इन बाउंड्री लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। आई थिंक 53 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड अप टू नाउ। सो आज का हमारा टॉपिक है हीट कंडक्शन विथ अ विस्कस हीट सोर्स। दिस इज द थर्ड टॉपिक इन द एनर्जी बैलेंस, इन द ट्रांसपोर्ट एनर्जी बैलेंस। पहला टॉपिक जो था, पहला केस स्टडी जो हमने की, वो केस स्टडी की हमने इलेक्ट्रिक वायर की, और उसमें हमने कहा कि हीट जो जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से होती है। सेकंड हमने केस स्टडी की न्यूक्लियर फिशन की, कि न्यूक्लियर फ्यूल का एक पार्टिकल, स्फेरिकल पार्टिकल था, उसमें हमने कहा कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही होगी वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हो रही होगी। लेट अस कम टू द थर्ड केस, दैट इज स्टडी द हीट कंडक्शन विथ अ विस्कस हीट सोर्स, विथ विस्कस हीट सोर्स और द विस्कस हीट डिसिपेशन। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि बाज़ का फ्लूइड जो होता है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब फ्लूइड की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो अगर वो किसी सॉलिड के दरमियान वो रबिंग एक्शन हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर फ्लूइड की लेयर जो हैं वो स्लाइड कर रही हैं, तो आपस में रबिंग एक्शन की वजह से फ्लूइड जो होता है वो हीट अप हो जाता है। उसको हम कहते हैं विस्कस हीट डिसिपेशन। जस्ट लाइक कि अगर आप अभी बैठे बैठे अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर तेजी से जो है वो मसलना, एक दूसरे के ऊपर करना शुरू करेंगे, उनको मसलना शुरू करेंगे, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके हाथ गर्म हो गए हैं। सर्दियों में हम इसी तरह करते हैं हाथों को गर्म करने के लिए, तो वो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह जब पाइप फ्लो होता है, आम जो यूजुअली जो फ्लो होता है जी, पाइप के अंदर एसिड फ्लो कर रहा है, बेस फ्लो कर रही है, कोई केमिकल फ्लो कर रहा है, नाइट्रोजन फ्लो कर रही है, या अमोनिया फ्लो कर रही है, मिल्क फ्लो कर रहा है, तो इन केसेस में ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती विस्कस हीट डिसिपेशन की, ठीक है, क्योंकि ये जनरल फ्लो है, इसमें इतनी ज्यादा फ्लूइड के में फ्रिक्शन नहीं आ रही होती। लेकिन चंद केसेस, स्पेसिफिक केसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जहां पर फ्लूइड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो, फ्लो ऑफ लुब्रिकेंट बिटवीन रैपिडली मूविंग पार्ट्स, कि जिस तरह रैपिडली मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं तो उनके दरमियान हम ग्रीस भर देते हैं या ऑयल लगा देते हैं, तो अब वो उसकी जो है कैविटी वो बहुत कम होती है, विस्कोसिटी फ्लूइड की बहुत ज्यादा होती है, तो प्लेट के या वो जो मूविंग पार्ट्स हैं उनके फ्रिक्शन की वजह से, उनके रबिंग एक्शन की वजह से, उनके फोर्स लगाने की वजह से फ्लूइड की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड करती हैं, रब करती हैं, तो उनके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। सेकंड एग्जांपल जो है एक्सट्रूजन ऑफ पॉलीमर्स है। एक्सट्रूजन जैसे कि अभी हाशमी सरमन ने बताया कि पॉलीमर्स की रिसाइकलिंग में भी यूज होती है, इसमें पॉलीमर को मेल्ट कर दिए, जब पॉलीमर को मेल्ट करेंगे तो बड़ा विस्कस, बड़ा गाढ़ा सा फ्लूइड बनता है, तो उसको जब वो डाई में डाला जाता है मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए, तो वहां पर भी वो विस्कस हीट डिसिपेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है। इसी तरह विस्कोमीटर होता है जो फ्लूइड की विस्कोसिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके अंदर भी बहुत हाई स्पीड से 2000 आरपीएम या 3000 आरपीएम पे जब फ्लूइड को घुमाया जाएगा, फ्लूइड को रोटेट किया जाएगा, तो तब फ्लूइड की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर इतनी फास्ट स्लाइड करेंगी, रब करेंगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो इटसेल्फ हीट अप हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे विस्कस हीट डिसिपेशन। और ये फिनोमिना जो होता है बाउंड्री लेयर में भी होता है, जो अपर बाउंड्री लेयर हैं, एयरप्लेन या जो भी मिसाइल वगैरह हैं उनके जो एयर की बाउंड्री लेयर बनती है, तो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर उस प्लेन की या उस मिसाइल की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो बाउंड्री लेयर बनी है उसके अंदर एयर जो है वो हीट अप हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से, रबिंग एक्शन की वजह से। सो नाउ वी वांट टू स्टडी द हीट कंडक्शन एनालिसिस विथ अ विस्कस हीट सोर्स। कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर फ्लूइड की मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये फ्लूइड जो है वो पाइप में नहीं है, किसी जगह पर दो सॉलिड एलिमेंट्स के दरमियान, सॉलिड पार्टिकल के दरमियान कोई फिजिकल मशीन के पार्ट्स हैं, उनके दरमियान कोई फ्लूइड भरा हुआ है, कोई ग्रीस भरी हुई है, कोई ऑयल भरा हुआ है, तो उसको हमने एनालिसिस करना है। तो जो हम जनरली जो केमिकल इंजीनियरिंग के सिस्टम पढ़ते हैं उनमें ये नहीं होता, लेकिन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिस्टम है उनमें ज़्यादा होता है, और केमिकल के सिस्टम में भी होता है ये। जी बेटा, यहाँ तक उम्मीद है कि ओवरऑल जो है सबसे पहले समझ लग गई होगी। 232 बी, 232, 232, रोल नंबर यस 232। सर। जी बरार साहब, यस आपको सर। समझ लग गई है? जी सर, समय लग गया। अब्दुल तवाब। जी सर।
जी बेटा आपको समझ लगी है कि विस्कस हीट डिसिपेशन बेटा क्या है? चलें अब ये आ जाते हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया। नाउ वी वांट टू स्टडी हाउ टू एनालाइज द सिस्टम। सो आपके सामने बेटा जो फिगर नजर आ रही है उसमें दो को रोटेटिंग सिलेंडर्स हैं, को एक्सियल सिलेंडर्स हैं। ये वाला जो है ये पहला सिलेंडर है जहां पर मैं शो कर रहा हूं आपको ब्लैक कलर का, ये सिलेंडर नंबर 1 है और ये जो है सिलेंडर नंबर 2 है। इन दोनों सिलेंडर के दरमियान बेटा यहाँ पर जो है ये फ्लूइड पड़ा हुआ है, कोई लिक्विड जो है वो इंटरैप है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला सिलेंडर है, ये जो नीचे वाली सॉलिड सरफेस है, ये बेटा स्टैटिक है और ये टेम्परेचर टी नोड के ऊपर है। बेटा ये जो ऊपर वाला सिलेंडर है, ये ऊपर वाला सिलेंडर जो है ये रोटेट कर रहा है और ये टेम्परेचर टी बी के ऊपर है, ठीक है। और वो बता रहा है जी कि आउटर सिलेंडर मूव्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो सिचुएशन क्या है बेटा कि दो सिलेंडर्स हैं रोटेटिंग कोएक्सियल, ठीक है। उनमें से जो इनर सिलेंडर है वो स्टेशनरी है। अगर आप ये देखें, ये पढ़ें, कह रहा है जी इनर सिलेंडर इज स्टेशनरी, कि अंदर वाला जो सिलेंडर है वो स्टैटिक पड़ा हुआ है, जस्ट लाइक डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। कि डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में एक फ्लूइड तो पाइप के अंदर होता है ना, उसको छोड़ दें, वो जो एनुलस के दरमियान होता है, दोनों पाइप्स के दरमियान होता है। तो ये भी उसी तरह का केस है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड के इनर सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड के आउटर सिलेंडर के बाहर क्या है। हम सिर्फ एक कंसीडर कर रहे हैं जी कि ये जो लिक्विड है, फ्लूइड है, ये दो सिलेंडर्स के दरमियान इंटरैप हो गया हुआ है और इनमें से जो अंदर वाला सिलेंडर है वो स्टैटिक है और वो जो बाहर वाला सिलेंडर है वो ओमेगा वेलोसिटी के साथ जो है ना वो मूव कर रहा है। जब वो ओमेगा वेलोसिटी के साथ बाहर वाला सिलेंडर मूव कर रहा है तो फ्लूइड भी जो होगा वो इसके दरमियान जो फंसा हुआ है वो भी जो है वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। इन दोनों सिलेंडर्स के दरमियान बेटा जो विड्थ है उनकी, इन दोनों सिलेंडर्स की, वो है विड्थ बी। आप देख सकते हैं कि ये बी जो है वो इन दोनों के दरमियान, वो जो फ्लूइड पड़ा हुआ है उसकी जो विड्थ है वो बी है। ये जो विड्थ है दोनों सिलेंडर के दरमियान ये बी है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये बी जो है कितनी होगी, मिलीमीटर्स में होगी, सेंटीमीटर्स में होगी कि मीटर्स में होगी? अब्दुल्ला सागिर। सर मिलीमीटर्स में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। कि ये वैसे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की आपको एग्जांपल दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाकई डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, उसमें तो थिकनेस इंचेस में होगी, लेकिन वो ये केस नहीं है। ये जस्ट लाइक के कोई गरारी है या कोई जो है वो कोई जो वो होता है जिसमें करंट प्रोड्यूस होता है, जनरेटर है, जनरेटर या मोटर का सिलेंडर जो है वो रोटेट कर रहा है, जस्ट लाइक वो केस है, ठीक है। तो कोई बड़ी ही कोई दो मूविंग फिजिकल पार्ट्स हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग उन दोनों के दरमियान जो है ना वो गैप है ही नहीं, चंद मिलीमीटर का गैप है जिसके दरमियान जो है ना वो हमने कोई ग्रीस भरी हुई है। तो इनर सिलेंडर जो है वो स्टेशनरी है और बाहर वाला सिलेंडर जो है वो ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और हम कह रहे हैं जी कि जो इनर सिलेंडर है वो टेम्परेचर टी नोड पे है, जो आउटर सिलेंडर है वो टेम्परेचर टी बी पे है। तो टेम्परेचर जो होगा विल बी अ फंक्शन ऑफ आर डायरेक्शन हम यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं सेंटर से, यहाँ पे हमने ये रेफरेंस पॉइंट अपना लिया हुआ है जी कि यहाँ से आर स्टार्ट होगा, तो यहाँ से आर जो होगा वो बाहर की तरफ जो होगा वो मूव करेगा। और थीटा डायरेक्शन, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं तो एक आर डायरेक्शन होगी और एक थीटा डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। तो कंसीडर अ स्टेडी स्टेट इनकम्प्रेसिबल न्यूटोनियन फ्लूइड बिटवीन टू कोएक्सियल सिलेंडर्स। तो ये हमारी बेटा अजम्पशन है, एक तो स्टडी स्टेट की अजम्पशन भी है, एक बेटा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की अजम्पशन भी है। और यूजली बात है कि इस तरह जब फिजिकल जो दो पार्ट्स रोटेट कर रहे हो, जनरेटर का शैफ्ट रोटेट कर रही हो या मोटर की शैफ्ट रोटेट कर रही हो, तो ज़ाहिर है उसके दरमियान कोई गैस तो फिल नहीं होगी, उसके दरमियान जो लुब्रिकेंट होगा वो हाईली विस्कस सॉलिड्स ही होगा, इनकम्प्रेसिबल ही होगा, कंप्रेसिबल तो नहीं होगा। न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है। एनालाइज सिस्टम को सिंप्लीफाइज करने के लिए हम कह रहे हैं कि इनकम्प्रेसिबल है, न्यूटोनियन है, स्टडी स्टेट है, लैमिनार फ्लो है। तो ये सारी वही जम्पशन अप्लाई करेंगे जो हम जो है वो मोमेंटम बैलेंस में जो है वो करते रहते थे। कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं। कह रहा है जी एज द आउटर सिलेंडर रोटेट्स ईच सिलेंड्रिकल शेल ऑफ फ्लूइड रब्स अगेंस्ट एंड एडजस्टेंट शेल ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड की एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर जो है वो रब करती है, जिसकी वजह से मैकेनिकल जो हीट है
फ्रिक्शन की वजह से वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जस्ट लाइक अगर हम अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर स्लाइड करें। T विल बी अ फंक्शन ऑफ R अलोन। अब ये जो डिस्टेंस है जो B है, ये डायरेक्शन जो है ना, ये R डायरेक्शन है, तो टेम्परेचर जो होगा वो R डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा। अंदर वाले का जो प्लेट का टेम्परेचर है T नोड है, बाहर वाली प्लेट का जो सिलेंडर है उसका टेम्परेचर TB है, तो T नोड से TB के दरमियान जो है वो फ्लूइड भरा हुआ है, तो यहाँ पर टेम्परेचर R के साथ जो होगा वो चेंज हो रहा होगा, यहाँ पर कोई टेम्परेचर प्रोफाइल बनेगी। अच्छा, नेक्स्ट जो बात ये है कि द हीट डिसिपेशन अपीयर्स ऑटोमेटिकली इन द शेल एनर्जी बैलेंस व्हेन वी यूज द कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स वेक्टर। जब हम इस सिस्टम के अंदर एक शेल कंसीडर करके उसके ऊपर एनर्जी बैलेंस को अप्लाई करेंगे, शेल एनर्जी बैलेंस को अप्लाई करेंगे, तो जिस तरह हमने पिछले दो सिस्टम्स के अंदर किया था कि हमने इलेक्ट्रिकल हीट सोर्स पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, फिर हमने जब न्यूक्लियर वाला केस स्टडी किया था बेटा, तो उसके अंदर हमने न्यूक्लियर हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम ये है कि यहाँ पर हम अलहदा से जो हीट डिसिपेशन पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म है वो नहीं लिखेंगे, वो टर्म जो होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो आप देखेंगे कि अपीयर हो रही है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस केस कंपेयर टू द प्रीवियस टू केसेस। वी आर नॉट गोइंग टू write down any term for the viscous heat generation, but the viscous heat generation term will automatically appear in the shell energy balance using the combined energy flux vector। जी बेटा, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी, और इसको कौन थोड़ा सा रिवाइज करेगा जो मैंने अब तक बताया है? अली अहमद, अली अहमद, अली अहमद UET 263। सर मैं बताऊं? जी बेटा आप बताएं। सर बेसिकली हमने एक सिलेंडर लिया है जिसके दो हैं बाउंड्रीज हैं, जिसकी एक जो इनर बाउंड्री है पहले आप ये बताओ लास्ट लेक्चर में किधर थे? सर वो लाइट चली गई थी सर। तेरी लाइट क्यों जाती है इतनी? चलो लैपटॉप को चार्ज नहीं किया था। चलो बताओ बेटा जी। सर वो दो बाउंड्रीज हैं, जो इनर बाउंड्री है वो स्टैटिक है और जो आउटर बाउंड्री है वो मूवेबल है। मूवेबल बाउंड्री ठीक हो गया सर। मूवेबल बाउंड्री जब मूव करेगी तो जो उसके जो एडजेसेंट जो लिक्विड या जो भी हमारे पास विस्कस फ्लूइड है वो मूव करेगा, तो विस्कस फ्लूइड की जो वो हीट जो जनरेट होगी उसकी वजह से विस्कस फ्लूइड भी हॉट होता जाएगा, या उसकी हीट जनरेशन की वजह से, और उसकी जो एडजेसेंट लेयर्स हैं वो हीट डिसिपेट करती जाएंगी साथ साथ इस वजह से। और इसके अंदर फिर हम लेंगे उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस हम लगाएंगे कि भाई ये स्टेडी स्टेट है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है बीच में, और न्यूटोनियन फ्लूइड है, और जो सिलेंडर्स हैं वो दोनों कोएक्चुअल है एक दूसरे के। और सर फिर आपने उसको बताया कि ये जो है हमारा जो हीट जनरेशन वगैरह है ये हमारे टी विल बी ए फंक्शन ऑफ आर, रेडियस के अलोंग जो है वो हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज होता जाए। बिल्कुल ठीक बेटा, वेरी गुड बेटा, और ठीक हो गया। सर विस्कस हीट डिसिपेशन जो है वो इसके अंदर हम शेल बैलेंस के अंदर हम खुद हम स्पेशली कोई उसके लिए नहीं लेंगे, वो खुद ब खुद उसके अंदर ऑटोमेटिकली हम देखेंगे अपीयर होगी। वेरी गुड। साद हैदर 229, साद हैदर 229 बेटा। बेटा मुझे ये बताएं कि अगर मैं यही सिचुएशन हो, अभी ये एक बच्चे ने जवाब दिया कि ये जो लेंथ होगी, ये जो स्लिट होगी बीच में बी, वो मिलीमीटर्स में होगी, लेकिन अगर इस मिलीमीटर वाली में मैं पानी भर दूं, पानी भर दूं, तो क्या हीट डिसिपेट विस्कस हीट डिसिपेशन होगी? नो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, विस्कस हीट डिसिपेशन होगी जब कोई हाली विस्कस, कोई लुब्रिकेंट, ग्रीस, यानी ग्रीस जो होती है आप देखें इतनी विस्कस होती है कि जस्ट लाइक सॉलिड की तरह वो हो जाती है, तो जब विस्कस फ्लूइड होगा तब हीट डिसिपेशन होगी। साथ बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अगर उसकी बजाय पानी भर दूं तो पानी में वो नहीं हो, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। उसको जब पानी को जब वो रब करेगा वो सिलेंडर, तो उसमें वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे इतनी ज्यादा। फ्रिक्शन तब प्रोड्यूस होगी लिक्विड के अंदर जब लिक्विड बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, विस्कस होगा। ठीक हो गया बेटा जी, उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ लग गई होगी। लेट अस प्रोसीड फर्दर, वी हैव टू फिनिश दिस केस। सो हाउ टू मॉडल द हीट फ्लक्स एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन? As you know that our objective is to model the heat flux distribution and temperature distribution। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में क्या होता है सिस्टम का शेल बैलेंस लगाने का।
वो यही होता है जी कि हमने हीट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। सो व्हाट वी आर डूइंग कि हम जो है वो एक स्मॉल पार्ट इस सिस्टम का कंसीडर करेंगे जिसको इसने ये डॉटेड एक एरिया से शो किया है। इतने स्मॉल पार्ट को हम लेंगे और वी आर गोइंग टू इग्नोर द कर्वेचर इफेक्ट्स, यानी इतना पार्ट कंसीडर करें जस्ट लाइक एक साइकिल का पहिया ही हो और उस पहिए में एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करें मोटरसाइकिल के, तो उसके अंदर कर्वेचर तो आ रहा होगा ना, वो थोड़ा सा राउंड होगा। घड़ी को कंसीडर कर लें, अगर घड़ी का एक छोटा सा पार्ट भी हम कंसीडर करें 12 से 1 बजे के दौरान वाला हिस्सा, अगर सिर्फ उसको ही ले लें तो उसके अंदर वो कर्वेचर तो आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू इग्नोर द कर्वेचर इफेक्ट, और हम जस्ट कह रहे हैं कि जस्ट लाइक जो है वो दो सॉलिड प्लेट्स की तरह वो हिस्सा है, और बजाय इसके कि हम उसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में सोल्व करें, वी आर गोइंग टू सोल्व इट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो हम एक इतना स्मॉल पोर्शन सिस्टम का कंसीडर कर रहे हैं, इस स्मॉल पोर्शन को हम एक अलहदा ले लेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके कर्वेचर इफेक्ट को नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कोई बेंड नहीं है बल्कि जो है ये बिल्कुल सॉलिड प्लेट की तरह है। अब वो जो अपर सिलेंडर है वो अपर प्लेट बन गई है और जो लोअर सिलेंडर है वो लोअर प्लेट बन गई है। द टॉप सरफेस मूव्स विद द वेलोसिटी VB इज इक्वल टू R ओमेगा। अब अगर वो जो टॉप प्लेट है तो अब उसकी उस प्लेट की जो है हमने एंगुलर वेलोसिटी नहीं लेनी, हमने लेनी है लीनियर वेलोसिटी। और बेटा हम सबको ये फार्मूला पता है कि V इज इक्वल टू R थीटा या V इज इक्वल टू R ओमेगा, कि कोई चीज रोटेट कर रही हो तो किसी पॉइंट के ऊपर उसकी लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो R टाइम्स उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो VB, व्हाट इज VB? VB इज द वेलोसिटी ऑफ द अपर प्लेट। अब वो जो ऊपर सिलेंडर था हमने अजम्पशन लगाई है, हमने कर्वेचर को निगलेक्ट किया है। क्यों निगलेक्ट किया है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बजाय हम आ जाएं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। तो अपर प्लेट जो होगी अब लीनियर बन गई है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी VB इज इक्वल टू R ओमेगा होगी, वेयर R इज द रेडियस, ठीक है। ये जो दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस है ये R होगा, कैपिटल R होगा। जिस तरह ये गोल सिलेंडर वाली फिगर में देखें, ये कैपिटल R जो है ये आउटर सिलेंडर का रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या, ये आउटर सिलेंडर का रेडियस है, ठीक है। तो VB जो होगी वो ऊपर प्लेट की वेलोसिटी बन जाएगी, तो लीनियर वेलोसिटी होगी R टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और ये स्टेशनरी सरफेस है, नीचे वाली सरफेस है, ठीक है। और फिर हम ये नीचे वाली प्लेट जैसे हमने कहा था कि T0 टेम्परेचर पे होगी और अपर प्लेट जो है वो TB टेम्परेचर पे होगी, ठीक है। तो नीचे वाली प्लेट है ये स्टैटिक है, अपर वाली जो प्लेट है वो VB वेलोसिटी से मूव कर रही है, एंड VB इज द कोरस्पोंडिंग लीनियर वेलोसिटी ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अपर सिलेंडर। उसके बाद हम एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा। इस तरफ जो है वो x मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, और इस तरफ जो है वो z मूव कर रहा है। तो हमने सिस्टम को जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया है। यहां तक बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हैंड रेज करे, अगर किसी को नहीं समझ लगी तो। सरमद 8949, सरमद 8949। जी बेटा आपको समझ लग गई है सिस्टम में हमने क्या सिंप्लीफिकेशन अप्लाई की है? सर ये यहाँ पे जो हमने कर्वेचर इफेक्ट था ना इसका वो इग्नोर कर दिया ताकि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाए। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। समझ लग गई बेटा आपको? सर जी लीनियर वेलोसिटी होगी कि एंगुलर होगी? लीनियर होगी जी बेटा, अब जो होगी वो लीनियर वेलोसिटी। अब जो है ना वो एंगुलर को, जब हमने अब सिस्टम को आगे सोल्व करने लगे हैं तो अब एंगुलर को भूल जाना है। अब हमारी जस्ट लाइक सिस्टम क्या बन गया, सिस्टम बन गया कि दो प्लेट्स हैं और दो प्लेट्स के दरमियान जो है ना वो कोई लिक्विड भरा हुआ है, और नीचे वाली प्लेट स्टैटिक है और ऊपर वाली प्लेट मूव कर रही है। अब सिस्टम ये बन गया जस्ट लाइक, कई दफा वो एग्जांपल दी है, दो प्लेट्स पड़ा था। सर जी ओमेगा तो तब यूज करते हैं जब एंगुलर वेलोसिटी हो। जी बेटा, तो इसलिए हम ओमेगा यूज नहीं कर रहे, हम VB यूज कर रहे हैं बेटा। सही है सर, ठीक है बेटा, VB यूज कर रहे हैं। वो अलग बात है कि VB इज इक्वल टू R ओमेगा। अगर हमने ये जो सिंप्लीफाइड सिस्टम है इसको दोबारा ओरिजिनल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा तो VB इज इक्वल टू R ओमेगा। जी जैन 841। सर ये प्लेट के दरमियान हमने जो रेडियस R दिया है
बी नहीं होना चाहिए था। ये बी है बेटा, आप ठीक कह रहे हो, मैंने गलती से आर कह दिया था। ये दोनों प्लेट्स के दरमियान बेटा जो डिस्टेंस है वो बी है, कैपिटल आर नहीं है। ये दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये स्मॉल बी है। ठीक हो गया बेटा, ये जो है वो जैन जो है वो ठीक कह रहा है। वो क्योंकि कैपिटल आर जो था वो तो टोटल उसका रेडियस है, वो इनर वाले सिलेंडर के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि हमने तो भी सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं ये दोनों फ्लूइड का बीच वाला हिस्सा। तो इनकी जो स्लिट की थिकनेस है वो बी है, तो ये जो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा बी होगा। यानी ये जो एक्स की लिमिट है जैन बेटा, चले मुझे एक्स की लिमिट भी साथ ही बता दें। एक्स जैन 841 एक्स की जो लिमिट्स होंगी वो नीचे वाली प्लेट पे होंगी, एक्स इज इक्वल टू 0, और अपर प्लेट पे क्या होंगी? x is equal to b। सर रिपीट कर दें। बी होंगी सर। जी बेटा ठीक हो गया। सो एक्स की जो लिमिट होंगी वो नीचे वाली प्लेट पे एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, और अपर प्लेट पे बेटा एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। वी बी जो है वो तो अपर प्लेट की वेलोसिटी है, एंड वी बी इज इक्वल टू आर ओमेगा है। वी जेड जो है ये किस चीज की वेलोसिटी है? ये फ्लूइड की वेलोसिटी है। वी जेड एंड वी जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। और ये बात आप बेटा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वी जेड क्या चीज है, कि जेड डायरेक्शन के अंदर लिक्विड की या फ्लूइड की वेलोसिटी है, क्योंकि ये वाली जो डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन है। ये आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जेड डायरेक्शन है, तो वी जेड होगी, वी जेड फंक्शन ऑफ एक्स होगी। तो जब वी जेड फंक्शन ऑफ एक्स होगी तो कोई मुझे बता सकता है कि वी जेड जो है, वी जेड इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द जेड डायरेक्शन। इसकी जो एक्सट्रीम लिमिट्स होंगी वी जेड की वो क्या होंगी, कौन बताएगा? जीशान रशीद, जीशान रशीद, जीशान रशीद है या जीशान अरशद है? चलें दूसरा जीशान 786। यस सर। जी बेटा जीशान साहब, आप ये वी जेड की दोनों लिमिट्स बताएं, एक्सट्रीम लिमिट्स बताएं। लोअर प्लेट पे क्या लिमिट होगी, इसकी अपर प्लेट पे क्या लिमिट होगी? सर जैसे कि आपने बताया कि अगर क्या नाम है डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी उनसे वो कम होगी, क्योंकि क्या नाम है फ्रिक्शन ज्यादा होगी। इसलिए x जब 0 होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और जब x इज इक्वल टू b होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड जीशान, आपने बिल्कुल ठीक बताया। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो वी जेड इज इक्वल टू 0 होगा, मिनिमम होगा, और मिनिमम 0 होगा। ठीक है, नीचे वाली प्लेट पे वेलोसिटी 0 है। और जब x इज इक्वल टू b होगा, इट मींस द ऑब्जर्वर इज एट द अपर प्लेट। ठीक है, तो अपर प्लेट की वही वेलोसिटी होगी जो अपर प्लेट की वेलोसिटी, इस लेयर की वेलोसिटी वही होगी जो अपर प्लेट की है, वो क्या है? वी बी। सो जो वी जेड है उसकी दो एक्सट्रीम लिमिट्स होंगी 0 से लेकर वी बी तक। तो जब इसका मतलब है कि इन दो को लेते हुए हम वी जेड और वी बी का ये रिलेशन बना सकते हैं कि वी जेड इज इक्वल टू वी बी इंटू एक्स ओवर बी। तो x की यहां पर वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास वी जेड आ जाएगा। अगर मैं x 0 पुट करूं इस इक्वेशन के अंदर, वासे अहमद मुझे बताएं, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं x 0 पुट करूं तो वी जेड क्या आता है? वासे अहमद 0 सर। 0 आएगा। और अगर मैं x इज इक्वल टू b पुट करूं तो वी जेड क्या आएगी? अगर x इज इक्वल टू b तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वी जेड इज इक्वल टू वी बी हो जाएगी। यानी ये जो इक्वेशन है ये दोनों लिमिट्स को कवर कर रही है, तो मींस के वी जेड और वी बी के दरमियान जो रिलेशन है वो हम इस इक्वेशन से बना सकते हैं कि वी जेड इज इक्वल टू वी बी इंटू एक्स आवर बी। ठीक है, सुफियान अली, सुफियान अली बेटा बताएं कि वी जेड क्या चीज है, वी बी क्या चीज है? सर वी जेड फ्लूइड की वेलोसिटी और वी बी जो अपर प्लेट है उसकी वेलोसिटी। इनमें से कांस्टेंट कौन सी है? सर वी बी जो प्लेट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट। वेरी गुड बेटा सुफियान, एक्सीलेंट। वी बी जो है कांस्टेंट है, वी जेड जो है ना वेरिएबल है, एक्स का फंक्शन है, एक्स के लिहाज से चेंज हो रही है। एक्स लोअर प्लेट पे शुरू होगा, अपर प्लेट की तरफ जा रहा है,
डायरेक्शन आपने ध्यान रखना है। अगर डायरेक्शन में उल्ट कर दूं तो सिस्टम का एनालिसिस भी जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो बेटा उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई होगी कि हमने जो ओरिजिनल सिस्टम था उसका एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करके तो उसको हमने कहा कि कर्वेचर नहीं है बल्कि सीधी सीधी दो प्लेट्स हैं। अपर प्लेट वीबी वेलोसिटी से मूव कर रही है, लोअर प्लेट जो है स्टेशनरी है, बीच में जो फ्लूइड होगा वो उसकी जो वेलोसिटी होगी वी जेड होगी, दैट वुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा जी, आगे अगर हम मूव करें, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बेटा, कंसीडर अ शेल ऑफ थिकनेस डेल्टा एक्स। थिकनेस बेटा उसकी डेल्टा एक्स होगी, विड्थ जो है वो डब्ल्यू होगी और लेंथ जो है वो एल होगी। तो बेटा जस्ट लाइक आप लोग अपना मोबाइल अगर हम देखें, जस्ट लाइक इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है ना वो मोबाइल रख दें अपना, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है ना मोबाइल रख दें, तो मोबाइल की जो थिकनेस होगी वो डेल्टा एक्स होगी जो आपके चेहरे की तरफ होगी। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है वो फर्ज करें कि अपना मोबाइल रख दें जस्ट लाइक दिस, कि ये मैंने मोबाइल बनाया, ऑब्वियसली मोबाइल इस तरह टेढ़ा मेरा नहीं होगा, इस तरह मैंने मोबाइल रख दिया बेटा। ठीक है, तो इस तरह मैंने मोबाइल रख दिया, तो ये जो मोबाइल की ये वाली है ये कौन सी, ये जो होगी ये कौन सी होगी, थिकनेस डेल्टा एक्स। और बेटा ये जो z के लॉन्ग होगी ये होगी l। ठीक हो गया बेटा जी, ये l हो जाएगी। और थर्ड डायमेंशन w जो होगी वो इनटू द प्लेन होगी, जो इसकी विड्थ होगी वो w होगी। सो हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान फ्लूइड के अंदर फ्लूइड का एक शेल कंसीडर किया है। ऑब्वियसली वो शेल रेक्टेंगुलर होगा, किस तरह का होगा, जस्ट लाइक मोबाइल, जो हमारा सेल फोन है जस्ट लाइक उस तरह का होगा, एक डबल रोटी के पीस की तरह होगा। उसमें जो उसकी मोबाइल की जो थिकनेस है वो डेल्टा एक्स होगी जो हमारे चेहरे की तरफ हमें नजर आ रही होगी, और जो इस मोबाइल की जो लेंथ है लंबाई के रुख वो एल होगी, और जो मोबाइल की जो सेकंड थर्ड डायमेंशन है वो डब्ल्यू होगी। सो कंसीडर अ शेल ऑफ थिकनेस डेल्टा एक्स डब्ल्यू एंड लेंथ एल। ठीक है बेटा जी, ये शेल होगा। शाइक गोहर बेटा, जी सर। जी बेटा सर आवाज नहीं आ रही। चले बेटा अपना माइक ऑफ कर लें, आपका बहुत जो है ना वो शोर आ रहा है, माइक ऑफ कर लें आप। जी नुमान नसीम 99 जी बेटा, शेल की बेटा। हाँ जी सर। तो बेटा उस शेल में हमने जो एनर्जी बैलेंस अप्लाई करना है वो हमने अप्लाई करना है एक्स एक्सिस के अलोंग। जी सर। एक्स एक्सिस के अलोंग करना है, यानी कि मोबाइल के नीचे से, अगर मोबाइल के नीचे आप एक मार्कर रखें जस्ट लाइक वहां से इन हो रहा होगा एनर्जी, यस सर। और मोबाइल के ऊपर आप पेन रखें मार्कर रखें वहां से आउट हो रही होगी। ठीक है, हाँ जी सर। एक्स एक्सिस के अलोंग मोबाइल में इन हो रही होगी और जो होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग आउट हो रही होगी। कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं कहूं कि ई जो है ई एक्स वो है कंबाइंड एनर्जी फ्लक्स, तो पहली बात तो ये है कि क्या ये फ्लो सिस्टम है या नॉन फ्लो सिस्टम है। इसका मुझे आंसर देगा जी निमरा अशरफ। निमरा अशरफ, क्या ये नॉन फ्लो सिस्टम है या फ्लो सिस्टम है? मुशर्रिफ हुसैन जी निमरा। यस सर। यस सर। जी मुशर्रिफ आप बताएं ये फ्लो सिस्टम है या नॉन फ्लो सिस्टम है? सर फ्लो सिस्टम होगा ये। तो जब फ्लो सिस्टम होगा तब क्यू यूज करेंगे या ई यूज करेंगे? सर कंबाइंड यूज करेंगे, उसमें तीनों टर्म्स आ जाएंगी, कन्वेक्शन आ जाएगी ना, क्योंकि ये बल्क की वजह से मूव कर रहा है। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, यू आर एग्जैक्टली राइट। तो हम बेटा क्यू यूज नहीं करेंगे बेटा, हम कंबाइंड एनर्जी ई एक्स यूज करेंगे। तो ई एक्स जो होगा, देखिए अगर मैं जो एरो का साइन डाल रहा हूँ यहाँ से ये इन हो रहा होगा शेल के अंदर, ये जो टेढ़ा मेरा सा शेल मैंने बनाया है यहाँ से इन हो रहा होगा और यहाँ से जो होगा वो आउट हो रहा होगा। ठीक है, ई एक्स यहाँ से इन होगा यहाँ से आउट होगा। अच्छा ई एक्स तो फ्लक्स है, कोई मुझे बता सकता है कि फ्लक्स को जो है वो रेट बनाने के लिए मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कोई मुझे एरिया बता सकता है कि एरिया क्या होगा? हैंड अपना रेज करें, कौन मुझे बताएगा इसके साथ कौन सा एरिया मल्टीप्लाई होगा? हैंड रेज करें। L into width। लेंथ इनटू विड्थ।
लेंथ इंटू विड्थ कौन कह रहा है बेटा जी? जी मोहम्मद जाजिब साहेब। यस सर। जी बेटा क्या होगा एरिया? सर लेंथ और विड्थ का होगा। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इसको हम जो है वो W इंटू L से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी, ठीक है। सो ये हमारा एनर्जी बैलेंस है जी, WL इंटू EX। इन होगा एट पॉइंट X, सो WL इंटू EX आउट होगा एट पॉइंट X प्लस डेल्टा X। तो ये रेट ऑफ एनर्जी इन हो गया। अब इसके अंदर कन्वेक्शन भी आ गई, कंडक्शन भी आ गई, और वर्क डन बाय मॉलिक्यूलर फोर्स भी आ गया, सारा कुछ आ गया। उसके बाद वो जो जनरेशन वाली टर्म थी, हमने कहा था कि जनरेशन वाली टर्म यहाँ पर हमने नहीं लिखनी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली विस्कस हीट की जो टर्म होगी वो अपीयर हो जाएगी। उसके बाद एनर्जी बैलेंस की जो इक्वेशन होती है, उसके बाद उसमें एक्सटर्नल फोर्स होती है। तो सिस्टम के ऊपर अभी हम एक्सटर्नल फोर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं कि कोई प्रेशर नहीं लग रहा, कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं। एंड वी विल गेट द सिंपल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन कि WL ये एरिया, EX एट पॉइंट X पे इन हो रहा होगा, माइनस WL EX प्लस डेल्टा X पे जो होगा वो आउट हो रहा होगा, इज इक्वल टू 0 फॉर स्टेडी स्टेट सिस्टम। इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा बेटा वॉल्यूम ऑफ द शेल से, वॉल्यूम ऑफ द शेल से डिवाइड करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ शेल जो होगा वो एक, मोहम्मद जुबैर आप मुझे बताएं वॉल्यूम ऑफ शेल क्या होगा? सर हमारे पास थिकनेस मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। वेरी गुड बेटा, WL इंटू डेल्टा एक्स। तीनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे जब हम WL डेल्टा एक्स से, तो हमारे पास नीचे डेल्टा एक्स बच जाएगा, दोनों टर्म्स के नीचे डेल्टा एक्स आ जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लेंगे तो हमारे पास EX का डिफरेंशियल बन जाएगा x के पास से, DEX ओवर DX हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, सिंपल वॉल्यूम से डिवाइड किया, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिया तो हमारे पास डिफरेंशियल बन गया। उसके बाद अगर इसको सोल्व करें तो कांस्टेंट 0 की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है कांस्टेंट। सो EX इज इक्वल टू C1 EX इज इक्वल टू C1 आ गया, C1 इज अ कांस्टेंट। ठीक हो गया बेटा जी, उम्मीद है यहां तक जो है वो समझ लगी होगी। किसी को नहीं समझ लगी तो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ ले। जी मलिक असद साहब। मलिक साहब गायब नहीं। हमजा रियाज साहब, हाजरा आमिर, सर ये EX इज इक्वल टू C1 ये दोबारा बता दें, वो आवाज क्लियर नहीं थी इसलिए। जी बेटा जी शाह साहब, ये EX इज इक्वल टू C1 जब ये इक्वेशन है DEX और DX इक्वल टू 0, तो जब बेटा हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो DEX DX जो है वो इधर आ जाएगा। तो 0 की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कांस्टेंट बन जाता है, 0 की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कांस्टेंट बन जाता है। तो जब DEX की इंटीग्रेशन करेंगे तो खाली EX बच जाएगा, इस तरफ 0 है, 0 की इंटीग्रेशन करेंगे तो C1 बच जाएगा। सो EX इज इक्वल टू C1, ये सिंपल बेटा हो जाएगा। जी जाजिब आपने क्वेश्चन पूछना है? नो सर। अपना माइक ऑफ करें बेटा प्लीज, जिसका भी ऑन। ओके जी, लेट अस मूव फर्दर। आमिर अब्बास यहां तक क्लियर है बेटा? जी सर। आतिका चौधरी? जी सर। जी सर। क्लियर हो गया। अब्दुल जी सर। वासिल 33? ये सर क्लियर है। अहमद शाह साहब क्लियर है सर? अहमद शाह साहब? अहमद यूनस? सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ लग गई? ओके बेटा, लेट्स मूव फर्दर। ओके दोबारा अब हमने EX को डिफाइन करना है बेटा। ये हमने भी जो इक्वेशन बनाई है लास्ट जो स्लाइड में आई है कि EX इज इक्वल टू C1, अब हमने EX को लिखना है।
तो E का रिलेशन अब आपको याद होगा कि E के दो रिलेशन थे. वन रिलेशन वाज इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द वन रिलेशन वाज इन टर्म ऑफ एंथैल्पी. तो मैंने ये जो आपके सामने जो इक्वेशन शो हो रही है, मैंने E का जनरल रिलेशन लिखा है कि E इज इक्वल टू 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो H मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर V प्लस टॉ डॉट V प्लस Q. अब इसका बेटा E को हमने X कंपोनेंट के लिए लिखना है. जब बेटा X कंपोनेंट के लिए लिखना है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा कि यहाँ पर V की जगह आएगा Vx. यहाँ पर आएगा Vx. कोई मुझे बताएगा कि Vx की वैल्यू क्या है? अरीज जवेद, Vx की वैल्यू क्या है? जीरो की वैल्यू है ना जीरो. ठीक है, Vx की वैल्यू जो है ना बेटा, Vx जो है वो 0 है. क्योंकि इसलिए देखें मैंने फिगर जो है दोबारा मैं स्लाइड के ऊपर आपको ले आया हूं कि एक्सट्रैक्शन में देखें, एक्सट्रैक्शन में तो फ्लूइड मूव नहीं ना कर रहा. एक्सट्रैक्शन में तो फ्लूइड की बल्क मूवमेंट नहीं हो रही, मूवमेंट तो हो रही है Z डायरेक्शन में. ठीक है, सो Vx जो है वो 0 है, इसलिए ये वाली सारी टर्म जो होगी बेटा 0 हो जाएगी क्योंकि Vx है ही नहीं. तो जब इसको मैं X कंपोनेंट के लिए लिखूंगा तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो आएगा Vx, और Vx तो है ही नहीं, तो Vx जो होगा बेटा वो 0 हो जाएगा. ओके, उसके बाद बेटा ये जो Q है इसकी जगह आएगा Qx के, इसको हम लिखेंगे फोरियर लॉ से क्योंकि ये हीट कंडक्शन वाली टर्म है. तो कोई मुझे बता सकता है कि X डायरेक्शन के लिए यानी टेम्परेचर जो है वो X डायरेक्शन में डिफ्यूज कर रहा है, तो उसका रिलेशन जो होगा वो क्या होगा? हैंड रेज करें बेटा, बोला ना करें, हैंड रेज किया करें, जिसको फिर मैं कहूँ वो बोला करें. Qx का रिलेशन अगर हम लिखना चाहें, हाजरा आमिर, अकील शरीफ. सर मैं बताऊं? जी बेटा. -k/dt/dx. वेरी गुड बेटा. आपका क्या नाम है बेटा? सर सैफ. सैफ बोल रहे हो ना आप? सैफ अली जी बेटा, बिल्कुल. तो इसको लिखेंगे -k/dt/dx. Qx है ना, जब x कंपोनेंट लिखना है तो Qx आएगा, मीन के x डायरेक्शन के लिए. तो चेंज इन टेम्परेचर इन x डायरेक्शन dt/dx. और अगर आपको याद हो तो हमने कहा हुआ है कि r डायरेक्शन, और अब r डायरेक्शन कौन सी है? यहाँ पर x डायरेक्शन है. तो चीजें जो हैं वो चेंज हो रही हैं कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, जो कि असल सिस्टम में r डायरेक्शन थी और मॉडिफाइड सिस्टम में वो x डायरेक्शन है. तो चीजें टेम्परेचर जो होगा वो चेंज हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो -k/dt/dx आ जाएगा. अब हमने टॉ डॉट v मॉलिक्यूलर एक्शन स्ट्रेस वाली टर्म का x कंपोनेंट बेटा हमने ओपन करना है. तो बेटा अगर आपको याद हो तो हमें पता है कि शीयर जो होता है ये टेंसर क्वांटिटी होती है, इसके 9 कंपोनेंट होते हैं. 9 कंपोनेंट मीन के जो इसका x कंपोनेंट है उसमें भी आगे 3 कंपोनेंट होंगे. x कंपोनेंट के भी 3 कंपोनेंट होंगे, यानी x डायरेक्शन में जो आ रहा है फ्लो, तो अगर आपको वो मोमेंटम बैलेंस वाला सारा याद हो, लेक्चर आपके ज़हन में आ रहे हो, तो वो x की तरफ जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें जो मोमेंटम है वो 3 तरफ से आ रहा है. जी कौन बताएगा मुझे? अब बोलें, आप कौन बोलेगा? अकील सर 3 कंपोनेंट ही होंगे. मैं बताऊं सर? टॉ xx मल्टीप्लाई बाय dx प्लस टॉ xy dy प्लस टॉ xz dz. साथ हैदर बेटा, मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा था. अब नेक्स्ट टाइम अगर आपने इस तरह किया ना करें बेटा प्लीज. जब मैं कहूँ तो फिर आप प्लीज बोलें. जी ये हैंड रेज किया भाई ब्रार ने. जी बेटा. आतिका चौधरी ने. यस सर. सर टॉ xx vx, टॉ xy vy और टॉ xz vz. वेरी गुड हो गया बेटा. तो बेटा देखें, जब इसको ओपन करना है तो x कंपोनेंट के भी आगे 3 कंपोनेंट होंगे. तो जो x कंपोनेंट होगा मल्टीप्लाइड बाय vx, जो y कंपोनेंट होगा मल्टीप्लाइड बाय vy, और जो z कंपोनेंट होगा मल्टीप्लाइड बाय vz. तो बेटा ये याद रखें, मैं एक दफा जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ कि ये टॉ xy लिखा हुआ है ना, तो y जो है, जो बाद वाला जो होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और जो पहले वाला लेटर होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर.
तो टा एक्स वाई मीन के वाई का जो मेन फ्लो है जिसका इफेक्ट एक्स में आ रहा है, टा एक्स जेड का मतलब है कि मेन जो फ्लो है वो जेड डायरेक्शन में हो रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके 3 कंपोनेंट होंगे बेटा। उसके बाद मजीद आगे ये होगा कि वी एक्स वी वाई भी 0 है, वी एक्स भी 0 है, क्योंकि अगर आप अपनी फिगर में देखें तो वी एक्स डायरेक्शन में कोई फ्लो नहीं हो रहा, और वी वाई डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, उसमें भी कोई फ्लो नहीं हो रहा। तो जो सिर्फ जो एक टर्म बच जाएगी वो टा एक्स जी वाली बच जाएगी। जी अबरार, अगर मैं टा एक्स जी को ओपन करना चाहूं, ओपन करके लिखना चाहूं अबरार, तो किस तरह लिखूंगा? सर टो एक्स जी इज इक्वल टू माइनस म्यू जी डी वी एक्स ओवर डी जी। हाँ नहीं, उल्टा हो गया, डी वी जेड ओवर डी एक्स। ठीक है डी बेटा, वी जेड ओवर डी एक्स। यस सर, तो एक्स मेन जो बेसिकली फ्लो इसमें है, मेन जो वेलोसिटी है, मेन जो फ्लो है बेटा वो जेड डायरेक्शन में हो रहा है। सब गौर से सुने इसको, मेन जो फ्लो है वो जेड डायरेक्शन में हो रहा है, जो चेंज आ रही है एक्स डायरेक्शन में आ रही है, तो डी वी जेड और डी एक्स हो जाएगा। इसको बेटा हमने बड़ी डिटेल से इन चीजों को स्टडी किया हुआ है, तो वी एक्स भी 0 हो जाएगी, वी वाई भी 0 हो जाएगी। इट मीन्स कि अब जो ई का रिलेशन होगा बेटा वो ये बन जाएगा फाइनली जो ई का रिलेशन होगा वो ये बन जाएगा, जो फाइनल इक्वेशन बेटा लिखी है ये वाली, कि ई एक्स जो था वो C1 के इक्वल था। तो अब यहाँ पर ये जो है ये Q वाला आ गया टर्म फोरियर लॉ के साथ, माइनस के डी टी अब डी एक्स आ गया, देन माइनस म्यू, देन वी जेड, और जो टा वाली टर्म थी टा एक्स जेड जो था उसके साथ ये आ गया, दैट इज इक्वल टू C1 के इक्वल हो गया। सो दैट्स बिकम आवर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। जी बेटा, यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करें। कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। ये पहले वाले हैंड रेज हैं, ये पता नहीं हम नए हैं। जाजिब कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर वो पहले का रेस था हैंड। कर लो यार, थल्ले हाथ कर लो जनाब। उसके बाद आ गया जी ये, और किसका हैंड रेज आ रहा है जी? वैसे तो सैफ अली साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सैफ, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर, ये ऑलरेडी जो है ना। मुदस्सिर साहब, मोहम्मद मुदस्सर, मियां अनस साहब, कोई याद गलती तो नहीं हुई? सर बता दें, ठीक जा रहा है? नो सर, ये पहले मैंने वो क्वेश्चन के आंसर के लिए हैंड रेज किया था इस वजह अनस से। साहब ठीक है ना? ये यहाँ तक समझ लग गई है? यस सर, समझ लग गई है सर। गुड हो गया। रेहान साहब, मोहम्मद रेहान 2250। यस सर। जी रमजान साहब, चौधरी साहब आप हैं इधर ही? यस सर। और वो किधर है? तैमूर आप हो बेटा? तैमूर साहब, अफजाल मुगल साहब, अफजाल मुगल 279। यस सर। बेटा समझ लग गई है यहाँ तक एनर्जी Yes, बैलेंस sir. के साथ हमने क्या सलूक किया? जी सर। चलें मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर हम इधर तक ही रखते हैं। नेक्स्ट इसको जो है ना वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो असाइनमेंट जो है वो आपकी असाइनमेंट आपको पता है कि नोट्स बनाने होते हैं लेक्चर्स के, तो वो जो पहले 2 केसेस हैं बेटा उनको नोट्स बनाएं आप। उनके नोट्स बनाना जो है ना वो शुरू करें। तो जो पहले 2 केसेस हैं उनके नोट्स जो है वो बनाना शुरू करें। असाइनमेंट में क्या करना है बाकी वो मैं रमज़ान के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा। रमज़ान जो है, जो CR है, उसके थ्रू मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो है वो असाइनमेंट में क्या करना है। लेकिन जो पहले जो 2 केसेस हैं उनको तो आप करना शुरू करें ना, वो तो करनी ही करनी है। ठीक है जी बेटा? जी बेटा। जी बेटा। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें प्लीज। और बेटा इसको कंप्लीट करना है, नेक्स्ट लेक्चर में सबने इसको कंप्लीट करके लाना है। सर एक्सक्यूज मी सर, वो वीकेंड के जी लेक्चर्स बेटा। का YouTube पे कुछ कर लीजिए।
सर मेरा कल वाले लेक्चर से क्वेश्चन था। जी बेटा। जी अब्दुल, तो सर आप जो इसको कल मैं आपने इंशाल्लाह करता हूँ अपलोड, बल्कि हो सकता है मैं आपको ही दे दूँ, आप एक यूट्यूब चैनल बना के तो उसके ऊपर बेटा मेरे हेल्प कर देना इसको अपलोड करने। ठीक है सर, ओके। हेलो सर। जनाब हेलो जनाब, क्या हाल है जनाब? सर ठीक ठाक सर। सर मेरा कल वाले लेक्चर से क्वेश्चन था। कल वाला लेक्चर तो यार गुजर गया, मुझे भूल गया, मैंने डाटा लगाया हुआ था, भूल गया मुझे भी। करें आप नहीं सर, क्वेश्चन। वो आज सर वो टेम्परेचर ऑफ फिशरेबल मटेरियल की जो लास्ट इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, सर उसमें आपने कहा था रेडियस के स्मॉल आर के इंक्रीज करने से जो सा वो टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। स्मॉल आर के इंक्रीज करने से मे बी टेम्परेचर बढ़ेगा। मे बी यस सर, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम टेम्परेचर तब आएगा जब r इज इक्वल टू 0 होगा, स्मॉल r। तो सही है ना? इनसाइड जैसे द जैसे दूर जाते जाएंगे इंक्रीज करने से हीट फ्लक्स जो होगा वो इंक्रीज होगा। वो बोतल मंगानी है तेरे। मैक्सिमम जो टेम्परेचर होगा बेटा इनटू द कोर होगा, ठीक है सर। इनटू द कोर होगा बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा। ओके और सर। कोई क्वेश्चन बेटा? ये गुड है बेटा, अच्छी तरह स्टडी करें इसको। आज का जो केस है प्लीज वो भी सबने स्टडी करके उसके भी नोट्स बना लेने हैं प्लीज। सर ये डुअल सिस्टम है। डुअल सिस्टम क्या होता है सही साहब? सर मतलब सर इसमें मोमेंटम भी ट्रांसफर हो रहा है और हीट एनर्जी भी। इसमें वो जो मोमेंटम वाला आप बात कर रहे हैं ना, बेसिकली वो चीज है मॉलिक्यूलर वर्क डन। बेसिकली वो जो मोमेंटम ट्रांसफर का आपके ज़हन में आ रहा है ना, कि वो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट तक पहुंचे हैं बेसिकली, कि वो जो प्लेट मूव कर रही है और उस प्लेट मूवमेंट की वजह से नीचे वेलोसिटी मूव हो रही है, तो ये मोमेंटम ट्रांसफर का फिनोमिना है। ठीक हो गया? इसलिए आप कह रहे हैं कि मोमेंटम ट्रांसफर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100% ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक और फिनोमिना भी है कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट भी ट्रांसफर करते हैं। और ये सेकंड चीज ये है, ये सईद ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, आगे हमने नेक्स्ट लेक्चर में यही स्टडी करना है कि बेसिकली वो जो प्लेट जो है वो मूव करने की वजह से वो जो वर्क डन कर रही है लिक्विड के ऊपर, वो ही वर्क डन जो है वो हीट के तौर पर अपीयर हो रहा है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रूव करेंगे कि बेसिकली वो जो मोमेंटम ही है, मोमेंटम ही जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। मोमेंटम जो है, क्योंकि मैकेनिकल जो फ्रिक्शन की जो हीट है, ये जो हीट डिसिपेशन है, विस्कस हीट है, ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है मोमेंटम वाली एनर्जी ही हीट में कन्वर्ट हो रही है। क्यों हो रही है कन्वर्ट? क्योंकि सिस्टम ऐसा आ गया कि लिक्विड के दरमियान गैप बहुत कम है और फोर्स बहुत ज्यादा लग रही है और लिक्विड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी लग रही है, यहाँ तो दो चीजें होंगी। यहाँ तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी लग रही है तो लिक्विड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लिक्विड जो इतना गर्म हो जाएगा कि वो उठ जाएगा, यहाँ लिक्विड जो है वो हीट अप हो जाएगा। ठीक है? तो वो जो मोमेंटम का जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है, वो फोर्स ही बेसिकली वर्क उसमें हीट में जो है वो अपीयर हो रही है। ये हम नेक्स्ट जो होगे इंशाल्लाह इसको देखेंगे, प्रूफ आप करेंगे हम। ठीक है सर। अटेंडेंस बेटा आप लोगों की मैं ले चुका हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए हैं और 52 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, 53 थे, एक चला गया। और कोई आपके जहन में कोई इश्काल हो, कोई सवाल हो? जी बेटा। सर की दोबारा रिपीट कर दें कि आपने कहा था कि कन्वेक्शन इफेक्ट को इग्नोर करना है और इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे सॉल्व करना है, ये दोबारा बता दीजिएगा जरा। जी बेटा, हम जो है वो कह रहे थे कि हमें सिस्टम को जो है वो सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अगर वो कार्टेशियन वो बेंड सिस्टम रहेगा, कार्टेशियन सिस्टम रहेगा, तो चीज़ें जो होंगी वो मुश्किल होती जाएंगी, हम उसको जो है वो नहीं कर सकेंगे, उसको उसका एनालिसिस करना जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप स्क्रीन पे देख सकें कि हम कह रहे हैं कि हमने वो जो एक स्मॉल पार्ट जो है वो कंसीडर किया था, उस स्मॉल पार्ट को जो है उसके अंदर अगर इतना स्मॉल पार्ट कंसीडर करें जहां पर ये इसने डॉटेड लाइन से ये शो किया, अगर इतना पार्ट को हम अलग ले लें तो वो बेंड होगा, मुड़ा हुआ होगा। लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो बेंड नहीं है, बल्कि वो जो है बिल्कुल स्ट्रेट प्लेट्स हैं दो। ठीक है तो सर। जो कर्वेचर है वो हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है ना वो सीधी लकड़ी है। हालांकि जो लकड़ी टेढ़ी हो तो वो मुहावरा बना हुआ है कि टेढ़ी लकड़ी कभी सीधी नहीं होती, लेकिन हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये सीधी हो गई है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन?
ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, आप लोग जुमे वगैरह की तैयारी करें, ठीक है इंशाल्लाह। तो हमें याद रखिएगा, थैंक यू वेरी मच। अपने नोट्स वगैरह करें, मैं असाइनमेंट जो है वो CR के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।